देखो एक बार, पिछले क्लास जाते जाते ये क्वेश्चन हो गया था शायद, आज इसके आगे बढ़ेंगे, पढ़िए इसके बारे में। देखिए फोटो से समझते हैं, पढ़ना तो सबका हो गया होगा मेरे ख्याल में, वैसे यहां पर भी लिखा होगा। ये कोई सिचुएशन, ठीक है, ये 1.2 मीटर का लड़की, उसके सामने एक बलून, उसको ये देखती है। देखने के बाद ऐसा सोचो कि हवा चलता है बहुत जोर से, और वो हवा की वजह से ये जो बलून है ये चला जाता है इस पोजीशन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली ही जाता है। जितना हाइट पे वो पहले था, बाद में भी हाइट तो उतना ही रहेगा उसका, बस क्या है कि वो यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगता है। तो शुरू में जो था वो बलून लड़की के पास था, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा था 60 डिग्री। लेकिन जब बलून दूर चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से कम हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री। और हम लोगों से पूछा हुआ है कि इस बीच ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना, ये बलून का यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसको आप नीचे भी मार्क कर सकते हैं और चाहें तो ऊपर भी मार्क कर सकते हैं, ये डिस्टेंस हम लोगों से पूछा कि ओवरऑल ये डिस्टेंस कितना हो। क्लियर है मेरे ख्याल में? BQ and DRES, in fact AB and CD they are also equal and BQ and DR they are also clear मेरे ख्याल में। कॉपी में जो आप फोटो बनाएंगे वो मेरे ख्याल में ये वाला होगा, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूं। देखिए B से D को जोड़ देते, इसको बना लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। मतलब इस फोटो से इस फोटो पे जब हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या नहीं हो गया इसके कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़की कौन है, PE लड़की है, करेक्ट। बलून पहले कहां पे, B पे है शायद, फिर हवा से ट्रेवल करने के बाद कौन से पोजीशन पे चला जाएगा, D पोजीशन। अब आप देखो कि लड़की का हाइट कितना दिया हुआ आपको 1.2, बलून का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आपको शुरू में दिया हुआ है 88 तो B से लेके A तक का डिस्टेंस और D से लेके C तक का डिस्टेंस दैट विल बी हाउ मच 88 ये क्लियर है मेरे ख्याल में। लड़की का हाइट अगर 1.2 है तो सब कुछ ये जो नीचे बन रहा है ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, और परपेंडिकुलर के चक्कर में सब कुछ रेक्टेंगल जैसा होगा। तो ये वाला पार्ट जो है ये 1.2 होना चाहिए और ये वाला पार्ट भी 1.2 ही होना चाहिए। इसके चक्कर में ये जो पार्ट है ये 88.2 माइनस 1.2 आपके लिए हो जाएगा 87, जो चीज यहाँ भी रिप्रेजेंट किया हुआ कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा 87। इस सिचुएशन में आपसे पूछा हुआ क्या है तो वो चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पूछा हुआ है आपसे ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना, कि बलून कितना ट्रेवल कर रहा होगा, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो कि इस वाले डिस्टेंस को एक बार के लिए आप कुछ मान लो, लेट्स से कि इसको आप x मान लो, लेकिन रेक्टेंगल होने की वजह से फिर Q से लेके R तक का डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा x। लेकिन इसको x मानने से और इसका 87 होना ये पता होने से कुछ खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर में प्रॉपर्ली हमको तो 3 पार्ट चाहिए, एंगल और 2 साइड, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लो कि मैं PBQ ट्राइंगल का बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरे को ये पता है कि एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला लेंथ 87 है, लेकिन बाकी किस पे फोकस करना है वो तो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप PDR ट्राइंगल का भी बात करोगे तो आपको एंगल 30 डिग्री पता है, ये वाला पार्ट चाहिए ये पता है आपको, और ये वाला कितना है आपका 87, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो तो पूरे ट्राइंगल का पार्ट हो ही नहीं पा रहा। आया बात समझ, ये तो फ्रेगमेंटेड है ना पूरे साइड से, ये तो जस्ट Q से लेके R तक का डिस्टेंस है आपका x। तो हेल्प के लिए हमको क्या करना होगा कि PQ को भी कुछ एक बार मान लेना होगा। तो PQ को मैं एक बार के लिए क्या मान लूंगा y, और फिर हम काम करेंगे, आंसर आ जाना चाहिए। चलेगा, लिखिए लेट PQ is equals to y and QR is equals to x, PQ is equals to y and QR is equals to x। आगे लिखो, नाउ इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल है आपके पास में, पहले येलो वाले पे फोकस करते हैं। इन ट्राइंगल PBQ, सोच लो थोड़ा सा, ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला आपके लिए परपेंडिकुलर जैसा है और ये वाला आपके लिए बेस जैसा है, तो क्या लगना चाहिए बताओ, tan ऑफ मेरे ख्याल में 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 87 बाय बेस यानी कि y। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन y, यहाँ से y का वैल्यू मेरे ख्याल में 87 डिवाइडेड बाय √3, रैशनलाइज करोगे तो y इज इक्वल्स टू 87 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में √3 अपॉन में कितना 3, कट भी जाएगा शायद 29, सो y इक्वल्स टू आपको यहाँ से मिल जाएगा 29√3, ठीक है। इसके बाद में आपको ट्राइंगल स्विच करना चाहिए, ठीक है। अब कौन से ट्राइंगल पे जाओगे आप,
डी आर लिखो, इन ट्राइंगल पी डी आर, इस ट्राइंगल के अंदर में यू विल सी कि tan ऑफ एंगल कितना है इस बार 30, और tan का ही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये पूरा आपका बेस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में ऊपर 87, नीचे कितना आ जाएगा बताओ, y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई, y ऑलरेडी निकला हुआ है और tan 30 का आंसर कितना होगा 1/√3, दिस इज इक्वल्स टू 87 अपॉन y का आंसर बस 29√3, सो 29√3 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 29√3 प्लस x is equals to 87√3. This implies x equals to 87√3 minus 29√3. अब √3 तो ठीक है, 87 minus 29 कर लो तो 58 शायद ना, 58√3 मीटर। और इस क्वेश्चन में भी हमको √3 का वैल्यू वगैरह मेंशन करके नहीं दिया है, तो जो आया है यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, से नेक्स्ट देखो, पढ़ो इसको, देखना एक बार, देखो एक बिल्डिंग है 30 मीटर का, उसके टॉप से दूसरे बिल्डिंग का जो टॉप है वो 45 डिग्री पे दिखाई देता, तो ऑब्वियसली दूसरा बिल्डिंग का जो हाइट है वो इससे ज्यादा ही होना पड़ेगा, तो ही मान लो कि उसके टॉप से फर्दर 45 डिग्री पे वो दिखाई देगा, तो ये 30 मीटर का है, इसके टॉप से इसका टॉप 45 डिग्री पे, और इसका ओवरऑल हाइट आपसे पूछा हो। ठीक है, तो दो काम करेंगे हम, डायग्राम तो एक तो कैसा बनेगा वो आप देख लो, इस टाइप का बनेगा, और सिंस ये वाला पार्ट 30 है तो रेक्टेंगल होने की वजह से ई से लेके डी तक का पार्ट तो 30 हो जाएगा इमीडिएटली, सीई वाले पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी एक्स प्लस 30, क्योंकि हमको सेकेंड बिल्डिंग का पूरा हाइट बताना है, और एक बार के लिए हमारा टारगेट है कि हम एक्स ढूंढें। वैसे ये 10 मीटर वाला पार्ट दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ शायद ये वाला भी, ठीक ही है, कि दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है ये 10 है, और रेक्टेंगल होने की वजह से ये वाला पार्ट भी 10 रहेगा। लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो इसमें, पहले तो लिखो लेट CE is equals to x, let CE is equals to x, आगे लिखो नाउ इन ट्राइंगल ACE, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan ही होगा, tan 45 is equals to कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस एम्प्लाइज 1 is equals to x by 10, सॉल्व करने पे x is equals to 10, नीचे लिखो hence height of the building is equals to x plus 30, height of the building is equals to x plus 30, height of the building is equals to x plus 30, this is equals to 10 plus 30 is equals to 40 meter, is equals to 40 meter। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं पहले। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, from the top of a lighthouse an observer looks at a ship and finds that the angle of depression is 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far is that ship from the lighthouse. फोटो में अगर देखोगे तो देखो ऐसा फोटो होना चाहिए, चीज सबको थोड़ा समझने का ट्राई कर। ये लाइट हाउस है, ये बिना गर्दन हिलाए जिस लाइन में देखेगा ये वो वाला लाइन है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द ग्राउंड, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात अगर चल रहा है तो ऑब्जर्वर ऊपर नहीं कहाँ देख रहा होगा, नीचे देख रहा होगा, तो नीचे ये वाला एंगल 60 डिग्री और उसको शिप यहाँ पर दिखाई देगी। अब लेकिन चक्कर क्या है, देखो थोड़ा समझना इस चीज को भी आप, कि ये लाइन और जो बेस है हमारा वो ऑब्वियसली क्या होगा, एक दूसरे से पैरेलल, तो पैरेलल होने के चक्कर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। तो शुरू में एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो यहाँ पे, लेकिन ऑल्टरनेट एंगल की वजह से आप उसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। और इस सिचुएशन में लाइट हाउस का हाइट आपको कितना दिया हुआ है, 90 मीटर, और जो डिस्टेंस ऑफ शिप आपको पूछा है ना, उसका मतलब क्या होगा पता है, उसका मतलब होगा कि लाइट हाउस के बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेके शिप तक का डिस्टेंस, जो कि मेरे ख्याल में हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है।
अब कॉपी में जो आपको ड्रॉ करना है वो मेरे ख्याल में ये वाला फोटो होना चाहिए। आओ एक बार सॉल्व करते हैं इसको। बस एक लाइन लिख लो, लेट BC इज इक्वल्स टू x, लेट BC इज इक्वल्स टू x। आगे लिखना इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बार कि इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में ये कौन है, ऑपोजिट साइड है तो परपेंडिकुलर होगा, ये साथ वाला साइड है तो कौन होगा, बेस होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा वर्कआउट करेगा सबसे अच्छा, tan ही वर्कआउट करेगा। बस लिखो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 अपॉन x। दिस एम्प्लाइज कितना आ जाएगा बताओ, √3 इज इक्वल्स टू 90 बाई x। दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 90 बाई √3। सिंप्लीफाई करने पे 90 टाइम्स √3 बाई 3 काट लोगे तो शायद 30। दिस इज इक्वल्स टू 30 √3 मीटर, 30 √3 मीटर। हाँ दिया हुआ है इसमें, बिठाएंगे 30 इंटू 1.73। अब सोचो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, मेरे ख्याल में 5.19 और एक जीरो भी है तो मेरे ख्याल में 51.9 आ जाएगा मीटर, 51.9 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऐसे ही काम करेगा कि पहले ऊपर आप एक जगह बनाओगे और फिर वो अल्टरनेट एंगल से नीचे शिफ्ट हो जाएगा और आपको सुंदर सा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये कह रहा है कि फ्रॉम एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री और if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse find the distance between the two ships। फोटो जो हम फेस करेंगे वो ऐसा होना चाहिए, लाइट हाउस रहेगा, लाइट हाउस के टॉप पे आपका ऑब्जर्वर रहेगा और उसको दो शिप दिखाई देगा सेम साइड पे, एक शिप ईयर और एक शिप थोड़ा और आगे लोकेटेड। क्लियर मेरे ख्याल में। अब क्या है कि जो ये पास वाला है उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना बताया हुआ, 45 डिग्री, और जो दूर वाला है उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बताया हुआ आपको, 30 डिग्री। फिर ऑल्टरनेट एंगल के लॉजिक से ये 45 जो यहाँ कॉपी हो जाएगा और ये वाला जो 30 है वो मेरे ख्याल में यहाँ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और आगे आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ कि इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताओ, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो किसी स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो हमको उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एडी को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना हो। ठीक है, और कॉपी में जो आप फोटो बनाएंगे वो ये वाला होना चाहिए। हालांकि इसमें ये 75 मीटर दिया हुआ नहीं है तो आप शुरू में लिखना मत, था इसको मैं हटा देता हूं। इसको हम एक बार y मान के स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करके वो 75 आ जाएगा। करें स्टार्ट, लिखिए लेट AD इज इक्वल्स टू y एंड CD इज इक्वल्स टू x। AD इज इक्वल्स टू y एंड CD इज इक्वल्स टू x। हाँ इसका कोई काम, एक्चुअली आप जिस ट्राइंगल से सॉल्व करना चाहते हो मेन तो इंपॉर्टेंट वही है आपके लिए। ठीक है, तो लिखो लेट AD इज इक्वल्स टू y, CD इज इक्वल्स टू x। पहले येलो वाले ट्राइंगल पे ही अटैक करते हैं। देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABD tan ऑफ 45 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 75 बाई y। ये ABD ट्राइंगल का सिचुएशन है। दिस एम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू 75 बाई y, सॉल्व करने पे y इक्वल्स टू 75। ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे ट्राइंगल स्विच कर सकते हो आप। अब ट्राइंगल आपका हो जाएगा ABC और इसमें एंगल आपका 30 डिग्री है और अभी भी हम tan ही यूज करेंगे, तो tan ऑफ 30 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में परपेंडिकुलर इज 75 एंड बेस विल बी y प्लस x। tan 30 का मतलब हो जाएगा 1/√3। दिस इज इक्वल्स टू 75 बाई 75 प्लस x, क्योंकि y का वैल्यू 75 था, या साइड में आप चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम 1। इसके आगे मेरे ख्याल में 75
प्लस एक्स इक्वल्स टू 75√/3 और यहाँ से 75 को वहां धकेल दो तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75, x इक्वल्स टू 75 कॉमन √3 माइनस, वैल्यू दिया हुआ नहीं है हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। आगे चलते हैं फिर यहां से, इसको देखो, देखो यहां देखो, समझते हैं क्या हो रहा है। ऐसा कोई सिचुएशन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 7 मीटर कोई एक बिल्डिंग है, आपको बोला हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब यहाँ का ऑब्जर्वर एक बार इस टावर का टॉप देखता है और एक बार इसी टावर क्या देखता है, बॉटम देखता है। तो जब बॉटम देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है उसके लिए 45, और जब वो टॉप देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है उसके लिए 60। पर इस सिचुएशन में आपको उस केबल टावर का जो है वो हाइट बताना। क्लियर मेरे ख्याल? देखो कॉपी में आपको ये वाला बनाना, बना लो फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, इस फोटोग्राफ में एक बार थोड़ा सा मेरे को बताओ कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्डिंग कौन सा पार्ट है? ए बी बिल्डिंग है आपका, वो क्या केबल टावर, केबल टावर कौन सा पार्ट है? कंप्लीट केबल टावर वुड बी सी डी, ठीक है ना। और ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है आपका? ए पे। ए से बॉटम ऑफ द केबल टावर 45 डिग्री पे दिखेगा, टॉप ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री पे दिखेगा। अब एक दो कॉमन सेंस का बात है कि सिंस ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी आप जो लाइन बना रहे हो ग्राउंड से पैरेलल है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो सब नौटंकी की वजह से ए बी डी ई ये अपने आप में क्या होगा? रेक्टेंगल। तो ये पार्ट अगर 7 है तो इसका ऑपोजिट वाला पार्ट भी कितना होगा? 7। ये एक बात है। दूसरा बात है कि इसके ऊपर और जितना फर्दर हाइट है उसको आप थोड़ी देर के लिए कुछ अज्यूम कर लो, और जब आप फाइनल आंसर दोगे ना तब फिर क्या है कि आपको इन दोनों क्या बताना पड़ेगा? सम। फिर फर्दर एक और बात है कि यदि आप ऊपर वाला ट्राइंगल ऑब्जर्व करते हो इंडिविजुअली तो उस केस में ये एंगल 60 डिग्री ये आपको पता है, ये वाला साइड आपको चाहिए ये भी आपको पता है, लेकिन हेल्प किसका लोगे वो आपको नहीं पता, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नीचे वाला ट्राइंगल सोचते हो तो नीचे वाले में ठीक है ये एंगल है ये साइड है, अब उसके अलावा और किसको इन्वॉल्व करना है ये समझ में नहीं आ रहा। तो अगेन यू विल सी कि ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल जब कोइंसाइड कर रहा है एक लाइन के अलोंग, तो वो लाइन कौन सा है? ए, जो दोनों ट्राइंगल में क्या है? कंप्लीटली कॉमन। तो दो क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को ए का जरूरत नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के लिए मुझे ए को एक बार इन्वॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे ख्याल। तो लिखो लेट CE is equals to x, CE is equals to x and AE is equals to y and AE is equals to y। पहले येलो ट्राइंगल पे फोकस कर लेते हैं एक बार। तो आप लिखो AED, ठीक है ना, इस ट्राइंगल में लिखो। अच्छा एक बार देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज पे डिस्कस भी कर लेते हैं। ये अगर 45 डिग्री है, इसके ऑपोजिट में ये जो 7 है ये क्या चीज की तरह बिहेव करेगा? परपेंडिकुलर। और जिसको आपने इन्वॉल्व किया वो तो इससे चिपका हुआ ही है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे आप? 10 लगाना चाहिए। आप लिखो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में परपेंडिकुलर इज 7 अपॉन में बेस इज y। अब यहां से आएगा 1 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय y एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू हाउ मच? 7। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे लिखो अगेन इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE, इस ट्राइंगल में देखो फिर से ये आपका एंगल है, ऑपोजिट वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर, साथ वाला हो गया आपका बेस। तो आपको बोलना चाहिए कि tan ऑफ 60 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y। tan 60 का आंसर √3 एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना? x अपॉन y का वैल्यू 7। सो दिस इंप्लाइज x का आंसर आ जाएगा आपके लिए 7√3 मीटर, ठीक है। नीचे लिखो हेंस हाइट ऑफ द केबल टावर, height of the cable tower is equals to x plus 7। height of the cable tower is equals to x plus 7 is equals to, अब x plus 7 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा शायद से 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन ले सकते हो, √3 प्लस 1 मीटर। ये फाइनल आंसर डन मेरे ख्याल में। इसको देखो इस पे 5 या 6 स्टार लगा लो, एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है बहुत।
देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, जब तक मेरा खत्म नहीं होना तब तक प्लीज आप लोग कुछ भी लिखना या कॉपी करना मत, ठीक है? मुझे कर लेने दो अच्छे से, फिर हम लोग बात करें। अच्छा, फोटो और क्वेश्चन एक साथ नहीं, एक बार पढ़ लो इसको। क्वेश्चन ऐसा कुछ कह रहा है कि एक कोई टावर होगा, उस पर बैठा एक आदमी होगा जो सामने हाईवे की तरफ देख रहा है, तो उसको पहले एक गाड़ी जो है वो 30 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? फिर 6 सेकंड के लिए वो गाड़ी जो है वो हाईवे की तरफ, मतलब उस बिल्डिंग की तरफ हाईवे पे चल चल के आगे आएगा, और जब 6 सेकंड वो गाड़ी चल लेगा ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले कितना था 30 डिग्री, और 6 सेकंड के बाद वही एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमसे ये पूछ रहा है कि फर्दर उस गाड़ी को और कितने देर के लिए चलना पड़ेगा ताकि वो बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे, बिल्डिंग के फुट पे पहुंच जाए, ये क्वेश्चन है आप। अब इसको जब आप फोटो में इमेजिन करोगे तो देखो ऐसा कुछ है, सोचना ध्यान से। ये आपका बिल्डिंग हो गया, फुट ऑफ द बिल्डिंग या फुट ऑफ द टावर का मतलब हो गया बिल्कुल ये नीचे वाला पॉइंट। ये रहा आपका हाईवे, इस पे गाड़ी आ रहा है आपके पास में। जब आप शुरू में उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा 30 डिग्री पे, देखो ये ब्लू और ये वाला ब्लू करेस्पॉन्डिंग, ठीक है? फिर ये गाड़ी यहां से 6 सेकंड के लिए आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, और ट्रेवल करके ऑब्वियसली बिल्डिंग के और करीब पहुंच जाएगा। तो और जब करीब पहुंच जाएगा तो 6 सेकंड के बाद इसका जो पोजीशन है, उस पोजीशन पे ऑब्जर्वर फिर से जब इसी गाड़ी को देखेगा तो ये गाड़ी उसको कितना एंगल पे दिखाई देगा 60 डिग्री पे, ठीक है? और हमसे पूछा हुआ कि यहां से लेके यहां तक फर्दर बिल्डिंग के एकदम बिल्कुल नीचे तक पहुंचने के लिए हमको कितना टाइम चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? कॉपी में जो आप ड्रॉ करेंगे वो ये वाला हो। अच्छा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसमें जो स्टार आपको लगवाया है, स्टार लगवाने का एक पर्पस, आप उस पर्पस को थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है? देखना ध्यान से, ये वाले पॉइंट डी से सी पे पहुंचने में क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम लगने वाला है 6 सेकेंड्स, ठीक है? और सी से ए पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, मैं ऐसे मन में एज्यूम कर लेता हूं t सेकेंड्स। चलेगा ये चीज? तो यहाँ के इस x को और इस y को एक बार छोड़, इसे वैसे फालतू। मैं फिर बोलता हूं, देखो D से C पहुंचने में कितना टाइम मान के चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से 6 सेकंड, और C से A पहुंचने में कितना टाइम मान के चल रहे हैं T सेकंड। अभी लेकिन समस्या ये है हमारे पास में, थोड़ा सोचना अच्छे से, कि टाइम जो है वो लेंथ थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा। आप लॉजिक को पकड़ने का कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं। यहां से यहां ट्रेवल करने के लिए, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम इतना स्पेंड होगा, टाइम इतना लगेगा, लेकिन टाइम तो कभी सीडी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सीडी को तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा या लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, आया बात समझ? सिमिलरली सी से ए पहुंचने के लिए टाइम मेरे को टी सेकेंड लगेगा, ये पता है मेरे को, ठीक है? लेकिन अगेन टी सेकेंड कैन नॉट रिप्रेजेंट एसी, क्योंकि एसी तो अपने आप में एक लेंथ है, इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस। लॉजिक समझ में आया? अब हम ये मान के चलेंगे कि जो गाड़ी है यहाँ पे वो कोई ना कोई स्पीड से आ रहा होगा यहाँ, ठीक है? सॉरी, वो स्पीड को हम मान लेते हैं एक बार के लिए x, किलोमीटर भी मत लो, चलो आप एक काम करो मीटर ही ले लो और पर सेकंड ले लो, जिससे ही कैलकुलेशन वगैरह आपका इजी रहेगा। अब कुछ करना मत, अभी मैं सब लिखवा दूंगा, बस अभी देखते जाओ, ठीक है ना? ये x मीटर पर सेकंड, आप लोग बताओ मेरे को क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ व्हाट? कार। D से C पहुंचने के लिए व्हाट इज द टाइम ऑफ ट्रेवल? 6 सेकेंड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है? तो CD के लिए व्हाट आई कैन से कि यहां से डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो इस फॉर्मूले से CD का वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ मेरे को? स्पीड इज x एंड टाइम इज 6 सेकेंड्स, सो इट शुड बी 6x। आया लॉजिक समझ? सिमिलरली यही लॉजिक, ये डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का लॉजिक अगर मैं AC के लिए लगाऊं तो AC के लिए क्या होगा सोचो? AC ये वाला डिस्टेंस है, इसको कवर अप करने के लिए टाइम कितना लग रहा है आपको? t, और स्पीड कितना है आपका? x। तो ये टेक्निकली क्या हो जाएगा? स्पीड यानी कि x रिक्वायर्ड टाइम इनटू t, सो दिस इज इक्वल्स टू tx मीटर आप कह सकते हो, ये 6x मीटर और ये tx मीटर, ये आपका डिस्टेंस होगा। अब अगर ये आपका डिस्टेंस हो गया तो टेक्निकली यहां पर जो हम फिलिंग करेंगे तो ये CD जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये क्या होना चाहिए बताओ? ये मेरे ख्याल में 6x होना चाहिए, और AC जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए बताओ? ये मेरे ख्याल में tx होना चाहिए। यहां तक समझ में आया सब? क्लियर है कि कंफ्यूजन है इसमें बताओ? क्लियर है मेरे ख्याल में?
और टावर के हाइट को एक बार मैं ऐसे ही कुछ वाई पकड़ लेता हूँ, हाँ पता नहीं यूज में आएगा कि नहीं आएगा, बट फिर भी टावर के हाइट को हम लोग वाई पकड़ लेते। चलेगा यहाँ तक का पहले आप कॉपी कर लो, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के दिखाता हूँ। लिखूं, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी, let the speed of the car be x मीटर पर सेकेंड। नीचे लिखना hence CD is equals to 6x मीटर, hence CD is equals to 6 into x 6x मीटर, and AC is equals to tx मीटर, AC is equals to tx मीटर। ठीक है, also let AB is equals to y, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए दो ट्राइंगल है, एक एक करके लगाते हैं। बताओ मेरे को, पहले आप छोटे वाले ट्राइंगल पे लगा लो, क्या आएगा बताओ? ABC पे जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो मुझे लगता है कि ये वाला एंगल आपको पता है, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ? tan 60 इज इक्वल टू बोल y डिवाइडेड बाई tx। ठीक है, सो यहां से tan 60 का आंसर √3, सो y डिवाइडेड बाई कितना? tx। यहां से आप चाहो तो y निकाल लो, कितना आएगा? tx इंटू √3। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर, y इज इक्वल टू tx इंटू √3। चलेगा। अब आप ट्राइंगल स्विच कर, दूसरे ट्राइंगल पे जाओ। दूसरा ट्राइंगल क्या होगा आपका? ABD ट्राइंगल। इस ट्राइंगल पे भी मेरे ख्याल में आपको tan ही लगाना चाहिए, तो tan ऑफ 30 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सोचो, आई थिंक y डिवाइडेड बाई, इस बार तो पूरा लेंथ यूज होगा ना, तो क्या होगा बताओ? tx प्लस 6x। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक पूरा। अब 2 मिनट ना थोड़ा रुको, अब कुछ लिखना है मतलब देखना पहले अच्छे से। करूं मैं आगे? tan 30 का फॉर्मूला मतलब वैल्यू 1/√3, y का वैल्यू यहां मिला हुआ आपको शायद, क्या है वो बताओ? tx √3, और नीचे आपके पास में इन दोनों में से कैन यू टेक x कॉमन, क्या बचेगा? t प्लस x। सरप्राइजिंगली x कैंसिल। ठीक है, और हमको चाहिए भी t ही था, मतलब हमारा जो अल्टीमेट एम है वो ये t फाइंड करना ही तो है कि ओवरऑल टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा हमको। बाकी सारा चीज तो ऐसे ही हेल्प के लिए ले रहे थे, उसको निकालने के लिए क्वेश्चन तो नहीं कह रहा है हम। क्लियर मेरे ख्याल? अब इसके आगे क्या होगा देखो कि √3 उससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये t प्लस 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहां पर ये विल गेट t प्लस 6 इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3, तो अल्टीमेटली दिस इज 3t। t को वहां भेज दीजिए तो 6 इक्वल्स टू आई थिंक 2t, और यहां से t इक्वल्स टू कितना? 3 सेकेंड्स। t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। चलेगा। अब यहां से एक बार ना क्वेश्चन की तरफ देखो, और इसमें भी एक बहुत लॉजिकल बात है। इस लास्ट लाइन को पढ़ो तो क्या बोल रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यही कैच, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूं। ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि सी से ए पहुंचने पे कितना समय लगेगा वो मांग रहा है मेरे से, तो मेरा इसमें आंसर हो जाएगा 3 सेकेंड। यहीं पर लेकिन बस लाइन में थोड़ा सा अगर चेंज हो जाता ना कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट वाला पार्ट ना होता, तो मेरा आंसर होता 6 + 3 9 सेकेंड। तो इस छोटे से बदलाव के लिए आपका आंसर ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। ठीक है, आया समझ? तो इस लैंग्वेज का थोड़ा सा केयर लेंगे, क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आंसर करें। ठीक है, लिख लो, हेंस टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, इस सवाल के हिसाब से तो इट विल बी 3 सेकेंड्स, और अगर समहाउ लैंग्वेज अगर ऐसा रहे कि जिसमें टोटल टाइम चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 सेकेंड्स। लिखो, हेंस रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, मेरे ख्याल में आज एक बार डिस्कशन को यहीं रोकते हैं।